आप सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी की, और यही पेपर राजस्थान विश्वविद्यालय में इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के रूप में बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पर्चे के रूप में पढ़ाया जाता है। और दोनों विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के संदर्भ में जिस टॉपिक का हमने चयन किया है वो है सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के परिप्रेक्ष्य में मेरी आपसे ये 8वीं मुलाकात है, और आज के इस वीडियो में हम ये जानने समझने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक स्तरीकरण के क्या क्या सिद्धांत हैं। उनमें सबसे पहला सिद्धांत हम जिसकी चर्चा करेंगे आज वो है कार्ल मार्क्स का संघर्ष का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कार्ल मार्क्स हैं। इन्होंने सामाजिक स्तरीकरण को समाज में पाए जाने वाले संघर्ष के आधार पर स्पष्ट किया है। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में अपने सिद्धांत के बारे में लिखा है। मार्क्स लिखते हैं कि आज तक जो भी समाज अस्तित्व में रहे हैं उनका इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। यानी इसका तात्पर्य ये हुआ कि प्रत्येक युग में सामाजिक वर्ग मौजूद रहे हैं और उनमें परस्पर संघर्ष रहा है। प्राचीन समय में स्वतंत्र और दास, कुलीन एवं अकुलीन, सामंत और अर्धदास, अत्याचारी व पीड़ित आदि वर्ग रहे हैं। वर्तमान पूंजीवादी समाज में बुर्जुआ, जिसको कि वो पूंजीपति वर्ग कहते हैं, एवं सर्वहारा, जिसे कि वो श्रमिक वर्ग या शोषित वर्ग कहते हैं, ये दो प्रमुख वर्ग हैं जो परस्पर संघर्षरत हैं। उच्च वर्ग ने सदैव ही निम्न वर्ग का शोषण किया है। वर्गों का जन्म उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व अथवा अस्वामित्व के आधार पर होता है। इस आधार पर समाज में दो प्रधान एवं विरोधी वर्गों का जन्म होता है। एक वह जिसका उत्पादन के संसाधनों पर स्वामित्व होता है, और दूसरा वह जो इनसे वंचित होता है। वर्गों का स्वरूप उत्पादन के ढंग पर निर्भर करता है। उत्पादन का ढंग भी इस बात पर निर्भर होता है कि वह समाज प्रौद्योगिकी के कौन से स्तर पर है। शुम्पीटर का मत है कि मार्क्स की प्रमुख रुचि वर्गों के विकास में थी। बॉटोमर कहते हैं कि मार्क्स सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तन लाने में वर्गों की भूमिका में रुचि रखते थे। वर्तमान औद्योगिक एवं पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व की दृष्टि से दो वर्गों का उदय हुआ है। एक पूंजीपति वर्ग बुर्जुआ, दूसरा श्रमिक वर्ग सर्वहारा। पूंजीपति अधिकाधिक लाभ कमाने के लिए श्रमिकों को कम से कम देना चाहता है। श्रमिक वर्ग इस शोषण का विरोध करता है, किंतु पूंजीपति जो कि अपनी आर्थिक शक्ति के आधार पर राजनीतिक शक्ति भी धारण करते हैं, श्रमिकों के विरोध का थोड़े समय के लिए दमन कर देते हैं, किंतु उद्योगों का एक स्थान पर केंद्रीकरण होने, यातायात के साधनों का विकास होने, पूंजीपति एवं श्रमिकों के बीच आर्थिक एवं सामाजिक दूरी बढ़ने आदि के कारण श्रमिक वर्ग में एक चेतना एवं एकता की वृद्धि होती है। वे एकजुट होकर पूंजीपतियों से संघर्ष करते हैं और क्रमशः अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। इस प्रकार मार्क्स आर्थिक कारक को ही वर्ग का आधार मानते हैं। यद्यपि वह इस बात से भलीभांति परिचित थे कि सामाजिक विभेदीकरण से इन दो वर्गों के अतिरिक्त विरोधी हितों वाले कई अन्य समूह भी उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु उन्होंने इस तथ्य की अनदेखी की। इसका कारण यह था कि वह वर्ग विहीन समाज के आदर्श एवं राजनीतिक प्रतिबद्धता से बंधे हुए थे। कार्ल मार्क्स वर्गों के जन्म में आर्थिक कारकों को ही प्रमुख एवं अन्य सभी कारकों को इससे प्रभावित मानते हैं। धर्म, कला, ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति
दर्शन एवं साहित्य सभी कुछ समाज की अर्थव्यवस्था से प्रभावित होते हैं। आर्थिक कारक ही प्रमुख हैं, नींव हैं, जिस पर धर्म, सभ्यता, कला एवं संस्कृति की अधोसंरचना सुपर स्ट्रक्चर कायम है। मार्क्स श्रमिकों को अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जागरूक एवं एकजुट होने का आह्वान करते हैं। मार्क्स कहते हैं कि दुनिया के सभी मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए अपनी बेड़ियों के सिवा कुछ नहीं है और पाने के लिए संपूर्ण विश्व। मार्क्स मजदूरों को धर्म से बचने के लिए भी कहते हैं, क्योंकि मार्क्स का मत था कि धर्म एक अफीम है। ये कोटेशन कई मर्तबा प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि धर्म को अफीम किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा। जिसका प्रयोग पूंजीपति अपने हितों की रक्षा के लिए करता है, वह पूंजीपतियों से किसी प्रकार का समझौता न करने की बात भी कहते हैं। मार्क्स श्रमिकों की विजय के प्रति काफ़ी आशान्वित है। मार्क्स ने यद्यपि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, जिसने पूरे विश्व के अंदर एक वैचारिक हलचल भी उत्पन्न की, लेकिन मार्क्स के सिद्धांत का भी अनेक समाज विद्वानों ने विरोध किया है, आलोचना की है। मार्क्स के सिद्धांत की आलोचनाएं इस प्रकार से हैं। पहला जो विद्वान आलोचना करते हैं, उनका मत है कि मार्क्स ने अपने सिद्धांत में आर्थिक कारकों को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया है और सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारकों की अवहेलना की है। कुछ विद्वानों का मत है कि आज तक का इतिहास ये बताता है कि सभी समाजों में वर्ग रहे हैं, फिर मार्क्स द्वारा वर्ग विहीन समाज का आदर्श एक कल्पना मात्र है, व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है। मार्क्स साम्यवादी समाज की जो बात कहता है लास्ट में, वो एक तरीके से वर्ग विहीन समाज है, लेकिन ऐसा कहीं भी मूर्त रूप नहीं ले पाया है समाज। तीसरी आलोचना मार्क्स की यह की जाती है कि मार्क्स ने यह नहीं बताया कि वर्गविहीन समाज में सामाजिक स्तरीकरण का क्या आधार होगा, क्योंकि स्तरीकरण तो एक सार्वभौमिक तथ्य है। चौथी आलोचना यह है कि जिन समाजों में वर्ग व्यवस्था है, वहाँ वर्ग संघर्ष का सिद्धांत लागू हो सकता है, किंतु भारत जैसे देश जहाँ की जाति प्रथा विद्यमान है, ये पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, जॉनसन कहते हैं कि उत्पादन के दौरान संघर्ष की बजाय सहयोग अधिक होता है, बिना सहयोग के उत्पादन ठप हो जाता है। अतः श्रमिकों व पूंजीपतियों में सदैव संघर्ष की बात उचित प्रतीत नहीं होती। नेक्स्ट आलोचना ये की गई है कि वर्तमान समय में सरकार एवं पूंजीपतियों ने श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए हैं, इससे उनमें संघर्ष के स्थान पे सहयोग बढ़ा है। और अगली आलोचना है कि मार्क्स की कई भविष्यवाणियां गलत सिद्ध हुई है और आज वर्गों का विकास उस प्रकार से नहीं हो रहा जिस प्रकार की मार्क्स ने कल्पना की थी। और अंतिम आलोचना है कि मार्क्स ने कुछ राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यह आवश्यक नहीं है कि समाज में वर्गों का निर्माण उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता के अनुसार ही हो। उनके विचारों में पक्षपात एवं अवैज्ञानिकता की समाज विद्वानों ने आलोचना की है। ये आज हमने मार्क्स के संघर्ष के सिद्धांत को जानने समझने का प्रयास किया। मुझे पूर्ण उम्मीद और आशा है कि आपने पूर्ण रुचि लेके इस सिद्धांत को सुना, समझा है। और बार बार मैं आपसे मेरे प्रत्येक वीडियो के अंत में यही कहता हूँ कि महाविद्यालय द्वारा जो आपको समाजशास्त्र सहित अन्य विषयों के जो वीडियोस उपलब्ध करवाए गए हैं यूट्यूब चैनल पे, उन्हें आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य मित्रों तक पहुँचाएँ और आपकी समस्या जिज्ञासा से हमें अवगत कराते रहें। और अंतिम बात, इस कोरोना में हमें पूरी तरह से न केवल स्वयं का वरन परिवार के अन्य जनों का, मित्रों का, हमारे पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का ध्यान रखना है। अनावश्यक हमें बाहर नहीं जाना है, सरकार की गाइडलाइंस की पालना करनी है और स्वस्थ रहना है। मुझे पूर्ण आशा एवं विश्वास है आप जो 1 वर्ष से ज़्यादा समय से इस कोरोना की लड़ाई को लड़ रहे हैं
उसमें हम सब सफल होंगे। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, अध्ययन अध्यापन करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।